उधर बिल्कुल साफ पानी का तालाब सा था जिसकी तह नजर आ रही थी। उसमें 2 सांप बल्कि अजदहे आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे थे। उनकी मोटाई कमोबेश 1-1 फुट थी और लंबाई 7-8 गज। दोनों का रंग गहरा और मैला बादामी था और उस रंग में सफ़ेद दाग धब्बे भी थे। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इख्तियार में नहीं, बयान ने कहा। संभल संभल कर कदम उठाना और पाँव जमा कर आगे होना। मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता कि कहाँ से किसका पाँव फिसल जाएगा और वो हम सब के सामने बड़ी बुरी मौत मरेगा। तुम्हारी मंजिल आ गई है, मेरे पीछे आ जाओ। वो आगे को चल पड़ा। हम उसके पीछे चलने लगे। उसने कहा था कि संभल संभल कर कदम उठाना, मगर मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। दूसरे भी शायद यही महसूस कर रहे हों कि हम वो नहीं रहे थे जो शिलांग में थे। मैं अपने आप को अजनबी लगने लगा। 40-50 कदम चलकर बयान ने चलते चलते कहा, अब तुम एक इम्तहान से गुजरोगे, नीचे देख लेना। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हम चट्टान के ऊपर चले जा रहे थे। मैं आगे देख रहा था, बयान आगे जा रहा था। उसके पीछे नगोमी थी और उसके पीछे माबी रुक गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैं जब उस जगह पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नीचे लंबूतरा कुदरती तालाब था जिसका पानी साफ नहीं था। यह तालाब चट्टान के नीचे से आगे चला गया था। नीचे से चट्टान को शायद पानी ने खा लिया था या उसकी कुदरती शक्ल ऐसी ही थी। चट्टान ने किसी सीधे दरख्त के तने की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने दरख्त का लंबा तना पुल के तौर पर नदी पर डाल दिया हो। यह कुदरती पुल था जिसकी लंबाई 30-35 कदम थी। इस तरफ को चट्टान से यह पुल दूसरी तरफ की चट्टान की चोटी पर चला गया था। किसी जमाने में यह किसी बड़े तेजो तुंद दरिया की गुजरगाह होगी। दरिया चट्टान को तोड़ता रहा और तेज हवाएं उसे खाती रहीं। आखिर ये चट्टान इस शक्ल में रह गई और नीचे दरिया रुख बदल गया। पीछे ये लंबूतरा तालाब रह गया। ये पुल सीधा और हमवार नहीं बल्कि दरमियान से कमान की तरह ऊपर को उठा हुआ था। इसकी चौड़ाई कहीं सिर्फ 1 फुट और कहीं इससे भी कम थी और ऊपर से ये चपटा नहीं था। कहीं से गोल और कहीं नोकीले पत्थर उभरे हुए थे। यूं समझिए कि ये पुल सिरात था जिससे कोई गुनाहगार नहीं गुजर सकेगा। नीचे देख लो जरा, बयान ने कहा, फिर सोच लो कि इस पुल से गुजरोगे या नहीं। हम सब ने आगे होकर नीचे देखा। तकरीबन 10 गज नीचे तालाब था और तालाब में बहुत से छोटे छोटे मगरमच्छ घूम फिर रहे थे और 10-12 मगरमच्छ किनारे पर सोए हुए थे। सब 1-1 गज से कुछ ज्यादा लंबे थे। ऊपर से कोई फिसल कर गिरा तो वो बोटी बोटी होकर मगरमच्छों की खुराक बन जाएगा। बयान ने कहा, ये मौत बड़ी आसान होगी, मगरमच्छ अपना काम फौरन कर लेंगे। सबको खामोश देखकर उसने कहा, तुम फैसला नहीं कर सकोगे, मेरे पीछे आओ। वो चल पड़ा। नगोमी उसके पीछे गई। दोनों यकीनी और पुख्ता कदमों के साथ चलते जा रहे थे। वो इस किस्म की चट्टानों और पहाड़ों पर चलने फिरने के आदी थे। वो इसी खित्ते में पैदा हुए और इन्हीं दुश्वारियों और मुश्किलात में उनकी उम्र गुजर रही थी। माबी ने गरजदार आवाज में हम सबको आगे चलने का हुक्म दिया, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। वो गरजदार आवाज से हम पर जाहिर कर रहा था कि वो डरा हुआ नहीं। अहमद अली सबसे पीछे और मैं उससे आगे था। नंगे पांव चलते तो फिसलने का इम्कान न रहता, लेकिन नोकीले पत्थरों की वजह से नंगे पांव नहीं चला जा सकता था। हम पांव रखते, अच्छी तरह पांव जमाते और अगला कदम उठाते थे। इस तरह चलते हम आधा पुल अबूर कर गए। मैंने पानी में देखा, मगरमच्छों ने मुंह ऊपर उठा रखे थे। बार बार मुंह खोलते और हमारी रफ्तार के साथ तैरते जा रहे थे। मुझ जैसा निडर आदमी भी खौफ से सुन्न होने लगा। अचानक मेरे आगे तीसरा आदमी फिसल गया। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकली जैसे बकरे को ज़िबा किया जाता है। पहले उसकी एक टांग नीचे गई, उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे पकड़ दो, और वो पानी में जा पड़ा। मैंने रुक कर देखा, मगरमच्छ मक्खियों की तरह आए और हमारा साथी उनमें गायब हो गया। पानी की सतह पर पानी उबलने की तरह बुलबुले उठे। फिर पानी पर सुर्खी दिखाई दी। मगरमच्छ लड़ने लगे। एक के मुंह में हमारे साथी का एक हाथ था जिसे उसने मुंह ऊपर करके निगल लिया। 2 मगरमच्छ लड़ते हुए सतह पर आए। अगर कुछ नजर ना आया तो वो हमारा साथी था। खजाने ने तीसरी कुर्बानी भी ले ली। हम जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, पुल ऊपर उठता और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। पत्थर मगरमच्छों के दांतों की तरह उभरे हुए थे। नीचे देखा तो अब बेशुमार मगरमच्छ मुंह ऊपर को उठाए हुए थे। उन्हें किसी और के गिरने की उम्मीद थी और मैं सोच रहा था कि अब किसकी बारी होगी। हमारी रफ्तार कम हो चुकी थी। बयान और नगूमी पुल अबूर कर गए थे। ऐसे लगता था कि जैसे हमारी बाकी उम्र इस पुल से गुजरते पूरी होगी और हम बारी बारी इन छोटे छोटे मगरमच्छों के पेटों में चले जाएंगे। हम पूरी उम्र होने से पहले ही पार चले गए। मैं महसूस करने लगा कि मेरी एक जिंदगी ख़त्म और दूसरी शुरू हुई है, लेकिन ख़जाने का ख्याल मेरे दिल को संभाल देता था। हम सब इसी इनाम की उम्मीद पर चले जा रहे थे। बयान हमें अगली चट्टान से उतार कर ले गया। आगे खुला मैदान था जिसमें दरख्त भी थे और कहीं कहीं अजीबो गरीब शक्लों की चट्टानें खड़ी थीं।
ये मीनारों और सतूनों और मेहराबों की तरह थी। हवा तेज हो गई। आगे या इधर उधर कहीं औरतें बैन कर रही थी। शायद कोई कबीला होगा जिसका कोई आदमी मर गया होगा। 2-3 औरतों की लंबी चीखें भी सुनाई देती थीं। फिर ये आवाज़ें ज़रा ऊंची और कुछ डरावनी हो गईं। अब पता चलने लगा कि ये औरतों के रोने की नहीं, कुछ और आवाज़ें हैं। अहमद अली ने माबी से पूछा कि ये आवाज़ें किसकी हैं? हवा की। माबी ने अहमद अली से कहा, तुम इन आवाज़ों को नहीं पहचानते? इन चट्टानों को देखो, बाज़ पतली हैं और इनमें सुराख हैं, बाज़ में कंकरियां उभरी हुई हैं। तेज़ हवा उनसे टकराती गुजरती है तो ये आवाज़ पैदा होती है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं हवा की आवाज़ों से वाकिफ़ था। ये औरतों की आवाज़ें थीं, लेकिन ये औरतें जिंदा नहीं हो सकती थीं। ये बदरूहों और चुड़ैलों की आवाज़ें थीं। मेरे साथियों के रंग उड़े हुए थे। रोने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। हमारे सामने और ज़रा दाएं एक पहाड़ था जो किसी कदीम किले की दीवार की मानिंद था। उसका रंग स्याही माइल और डरावना सा था। उसमें शगाफ भी थे और जैसे टूटा फूटा हुआ हो। बयान उसकी तरफ चला जा रहा था और हम उसके पीछे पीछे एक कतार में चल रहे थे। बयान एक दरख्त के करीब पहुंचा तो 2 बर्छियां जाने किधर से आईं और दरख्त के तने में उतरकर झूलने लगीं। बयान रुक गया। उसने बुलंद आवाज में अपनी जबान में कुछ कहा और आगे चल पड़ा। मैंने इधर उधर देखा। बाएं तरफ दरख्त ज्यादा थे और सरसब्ज सरकंडे भी थे। मुझे 3-4 इंसानी सर और बर्छियों की अन्नियां नजर आईं। मैंने अहमद अली को दिखाया और हमने राइफलें तैयार कर लीं। अहमद अली, मैंने कहा, यह बूढ़ा बयान हमें धोखा देगा। मैं कुछ नहीं समझ सकता खानू। अहमद अली ने झुंझुलाकर कहा, हमने माबी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये ख्याल रखना कि कोई गड़बड़ हुई तो हम दोनों इनके तरफदार नहीं होंगे। मैं इन जंगलियों को नहीं जानता जिनमें हम आ गए हैं। मैं और बहुत से कबीलों को जानता हूँ, उनकी ज़बानें भी बोल सकता हूँ। मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ दोस्ती कर लूँ। हम बयान के पीछे पीछे जा रहे थे। हम में सिर्फ नगोमी थी जिसके चेहरे पर रौनक और मुस्कुराहट नजर आती थी। उसने तसव्वुरों में खजाना पा लिया था और वो शहजादी बन गई थी। वो माबी के साथ कोई बात करती थी तो माबी के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। दरख्त ज्यादा हो गए थे। झाड़ियां और बेलें भी आना शुरू हो गई थी। मैं दाएं बाएं और पीछे देखता जा रहा था। मुझे सर और बर्छियां, कभी कभी बर्छी और एक हाथ नजर आता था। ये नागीन कबीले के आदमी हो सकते थे जो खजाने की पासबानी कर रहे थे। क्या किसी कबीले का मजहबी पेशवा अपने कबीले और अपने अकीदे से गद्दारी कर सकता है? मैंने अहमद अली से पूछा। नहीं, अहमद अली ने जवाब दिया। ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? जब दिल में खजाने की हवस पैदा हो जाती है तो अकल मारी जाती है। अहमद अली ने जवाब दिया, मैं तुमसे बहुत शर्मसार हूँ खानू। मैंने बुजुर्गों से और सियानों से मदफून खजानों के मुतल्लिक जो खौफनाक और पुरस्रार बातें सुनी थी, उन्हें मैं दिलचस्प किस्से कहानियां समझता रहा था। मदफून खजानों की सबसे बड़ी नहूसत यह है कि ये इंसान की अकल मार देते हैं। अकल वहां जाकर बेदार होती है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। अब जो होगा देखते रहो। मैं देख रहा था। हमारे गिर्द सरों, हाथों और बर्छियों का घेरा तंग हो रहा था। हम किले की दीवार जैसे पहाड़ तक पहुंच गए। बयान ने पीछे मुड़कर अपनी जबान में किसी को पुकारा। झाड़ियों और ऊंची घास से 4 कबायली निकले और बयान के आगे 2 जानू बैठ गए। उनके पास बर्छियां थीं। उनके सतर कपड़े से ढांपे हुए थे। बाकी जिस्म नंगे थे। हर एक ने कमर के साथ एक एक खोपड़ी बांध रखी थी। बाद में पता चला कि खोपड़ी उनके लिए बहादुरी, बेखौफी और खुशबख्ती की निशानी है। बयान ने उन्हें कुछ कहा। चारों ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। मैं उनके चेहरों पर हैरत भी देख रहा था और खौफ भी। बयान ने उन्हें डांट दिया। वो चारों पहाड़ के दामन की तरफ दौड़े। वहां जरा ढलान थी। वो ढलान पर चढ़ गए और गायब हो गए। फिर उनमें से एक की आवाज आई। बयान ने हमें इशारा किया और हम उसके पीछे ढलान पर चढ़ गए। वो चारों कबायली एक बड़े पत्थर को पहाड़ के दामन से हटाने के लिए जोर लगा रहे थे। बयान ने हमें कहा कि हम भी उनके साथ जोर लगाएं। पत्थर तकरीबन गोल था। ये औसत दर्जा आदमी जितना ऊंचा और उससे जरा कम चौड़ा था। वजन का अंदाजा किया जा सकता है। हमने सब ने मिलकर जोर लगाया तो पत्थर सिरक गया। बयान के कहने पर हमने और ज्यादा जोर लगाया तो पत्थर इतना सिरक गया कि इस गार का मुंह का इतना सा हिस्सा सामने आ गया जिसमें से एक आदमी बासानी गुजर सकता था। बयान के कहने पर पहले चारों कबायली अंदर गए। फिर उसने हमें अंदर जाने का इशारा किया। सबसे पहले माबी अंदर गया। फिर उसके 3 आदमी गए। नगोमी उनके पीछे जाने लगी तो बयान ने उसका बाजू पकड़ लिया। ये मैंने भी देखा और अहमद अली ने भी। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता कि नगोमी अंदर जाए। उसे वो किसी आफत से बचा रहा था, लेकिन नगोमी गुस्से से अपना बाजू छुड़ाकर अंदर चली गई। बयान को ऐसा सदमा हुआ कि वो गार के मुंह को देखता रहा। उसने हमारी तरफ तवज्जो ही ना दी कि हम बाहर खड़े हैं। उसने सर झुका लिया। अहमद अली आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। बयान ने घबरा कर देखा और बोला, तुम अंदर क्यों नहीं गए? चलो तुम भी। मुकद्दस बाप, अहमद अली ने कहा, अगर खतरा है तो हम दोनों नगोमी को अंदर से उठा लाएंगे।
वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी मोहब्बत को हम मरने नहीं देंगे। वो चुपचाप अहमद अली को देखता रहा। हमें उस खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, हम दोनों माबी की दोस्ती की खातिर आ गए थे। ये तो मैं जानता था कि अहमद अली गैर मामूली तौर पर अक्लमंद है, लेकिन बयान के साथ उसने जिस तरह बात की, इससे मुझे पता चला कि वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा दानिशमंद और जहनी लिहाज से तेज है। उसने कोई खतरा भांप लिया था जिससे जिंदा बच निकलने का यही तरीका था कि बयान के दिल को अपनी मुट्ठी में ले लिया जाए। अगर तुम नगोमी को यहाँ से निकाल लाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे सकता हूँ, बयान ने कहा। लेकिन मुझे नगोमी का बाहर आना नामुमकिन नजर आता है। वक्त के शायद आखिरी चंद एक लम्हे मेरे हाथ में हैं। चलो तुम भी अंदर चलो। अहमद अली ने बयान को पहले अंदर जाने दिया, फिर हम दोनों अंदर आ गए। बाहर की रोशनी गार में थोड़ी ही दूर तक जाती थी। आगे गार बाएं को मुड़ गया। ऊपर से चट्टान के कुछ हिस्से किसी कदीम दरख्त की जड़ों की मानिंद लटक रहे थे। दूर आगे कहीं मशाल जल रही थी, जिसकी नाचती हुई रोशनी में ऐसे लगता था जैसे ज़िबा किए हुए बकरे और इंसानी लाशें उल्टी लटक रही हों। हम बयान के साथ आगे बढ़ते गए। बयान के कबायली रास्ते में खड़े थे। बयान ने उन्हें कहा कि वो आगे चलें। आगे एक और कमरा था जिसकी छत ऊंची थी। यह हिस्सा कुशादा भी था। माबी, नगोमी और उसके 3 साथी बयान के इंतजार में दीवार के साथ खड़े थे। हमने पहले उन्हें देखा, फिर हमारी नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ इंसानी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और पसलियों के पिंजर पड़े थे। उनके दरमियान 2 बॉक्स रखे थे, जिनमें से एक का ढकना खुला हुआ था। उसमें हीरे जवाहरात थे और उनके नीचे ना जाने क्या कुछ था। सोने के कुछ जेवरात हड्डियों के साथ बिखरे हुए थे। तलवारें और खंजर भी पड़े थे, नियामें अलग पड़ी थीं। ये मेरी पैदाइश से बहुत पहले यहाँ से खजाना निकालने आए थे, बयान ने कहा। ये कैसे आए, इन्हें कौन लाया और किधर से लाया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम इन खोपड़ियों, हड्डियों, खंजरों और तलवारों को बिखरा हुआ देखकर समझ सकते हो कि यहाँ क्या हुआ था। खजाना तुम्हारे सामने पड़ा है, उठा लो। माबी को मैंने देखा कि उसने अपने साथियों की तरफ देखा और आंख से दाएं बाएं इशारा किया। पलक झपकते माबी और उसके एक साथी ने रिवॉल्वर निकाल लिए। तीसरे साथी ने, जो अहमद अली के साथ खड़ा था, झपटा मारकर अहमद अली के हाथ से राइफल छीन दी। तीनों बक्सों के इर्द गिर्द इस तरह खड़े हो गए कि रिवॉल्वरों और राइफल की नालियां हमारी तरफ थीं। खानूम, माबी ने मुझे कहा, राइफल फेंक दो और सब लोग बाहर निकल जाओ। बयान, तुम मुंह फेर कर खड़े हो जाओ, ये माल मेरा है। इसमें मेरे इन 2 साथियों के सिवा किसी का हिस्सा नहीं। बयान के इशारे पर एक कबायली ने माबी को ख़त्म करने के लिए बर्छी सीधी की। माबी के एक साथी का रिवॉल्वर फायर हुआ और कबायली गिर पड़ा। इतनी बंद जगह रिवॉल्वर का धमाका तोप के धमाके की तरह गरजा और इसके साथ ही ऐसी चीखों की और फड़ फड़ की आवाज़ें उठीं जैसे अचानक बेहद तेज़ आंधी आ गई हो और दरख्तों के चौड़े पत्ते फड़फड़ाने की आवाज़ें पैदा कर रही हों। चीखें हौलनाक थीं और कानों के पर्दे फाड़ रही थीं। ये चीलों जितने बड़े चिमगादड़ थे, उनकी तादाद कई सौ नहीं कई हजार होगी। मालूम नहीं ये कहाँ छुपे हुए थे। रिवॉल्वर के धमाके से डरकर सभी बाहर आ गए। गार के इस हिस्से में रोशनी थी, इसलिए चिमगादड़ें यहाँ उड़ने लगीं और यह हिस्सा इस तरह भर गया जैसे स्याह धुआं भरता और घटा बनता जा रहा हो। उनके पर हमारे सरों और फिर जिस्म से टकराने लगे। इसके साथ जमीन हिली। जरा देर बाद जमीन के नीचे गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। चिमगादड़ों ने कमरा तारीक कर दिया था, फिर भी हम कुछ कुछ देख सकते थे। माबी और उसके 3 साथी बक्सों पर लेट गए थे। बयान बाहर को भागा जा रहा था। नगोमी मुंह बाजुओं में छुपाए दीवार के साथ साथ हमारी तरफ सिरकती आ रही थी। मैंने लपक कर उसका बाजू पकड़ा, अपनी तरफ घसीटा और अपना बाजू उसकी कमर में डालकर उसे उठा लिया। जमीन फिर हिली। मैं बाहर को दौड़ा और अहमद अली को आवाज़ दी। अब साफ पता चल रहा था कि ये झटके जलजले के हैं। खजाने वाले हिस्से में मुझे कोई बड़ी ही वजनी चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। चिमगादड़ों का तूफान इधर आ गया जिधर मैं जा रहा था। मुझे गार के अध खुले मुंह से रोशनी नजर आने लगी और बयान की पुकार भी सुनाई देने लगी। वो नगोमी नगोमी पुकार रहा था। मैं बाहर निकल गया। बाहर दिन की रोशनी अभी बाकी थी, सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था। मैं दौड़ता चला गया और किसी ने मुझे रोक लिया। वो बयान था। अहमद अली भी आ गया था। हमने पहाड़ को देखा, वो टूट रहा था। जलजला 1-2 झटकों के बाद थम गया था, लेकिन पहाड़ कई हिस्सों में तकसीम होकर गिर रहा था। चंद एक चिमगादड़ बाहर निकल आए थे। कोई इंसान निकलता नजर नहीं आया। बयान ने दौड़कर नगूमी को अपने बाजुओं में ले लिया। फिर सब दूर जाकर गिरते हुए पहाड़ को देखने लगे। ऐसे लगता था जैसे यह पहाड़ जलजले के इसी झटके के इंतजार में खड़ा था। उसके बेहद बड़े बड़े टुकड़े गार के मुंह के आगे गिर रहे थे और पहाड़ की बुलंदी कम होती जा रही थी। खासी देर बाद यह सिलसिला रुका। ऐसे तो होना था, बयान ने कहा, ऐसे ही होना था। तुमने नगोमी को बाहर लाकर अपना वादा पूरा किया है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि ये मगरमच्छ क्या थे और ये खजाना क्या था और ये क्या राज था। मेरे साथ आओ।
मैं उस वक्त उस पहाड़ को देख रहा था जिसने न जाने कितना बड़ा खजाना और ये खजाना निकाल ले जाने वाले कितने ही आदमी हजम कर लिए थे। कोई पहाड़ कभी यूं नहीं गिरा होगा और ज़मीन कभी यूं नहीं कांपी होगी। मालूम नहीं मैं क्या सोच रहा था कि अहमद अली अब्दुल्ला ने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, चलो खानू। कोई अजूबा देखकर इंसान हैरान होता है। बाज़ वाक़यात ऐसे अजीबो गरीब होते हैं कि इंसान हैरत में डूब जाता है। लेकिन मैं जिस दुनिया में दाखिल हो चुका था वो अजूबा और पुरअसरार थी। वहाँ मेरी हैरत ख़त्म हो चुकी थी। इस मुकाम तक मैंने बयान की रहनुमाई में जो होलनाक सफ़र किया था और अपने 3 साथियों को जिस तरह मौत के मुंह में जाते देखा था, उसने मुझ में ना दहशत रहने दी थी ना हैरत। शायद मैं पुरअसरार दुनिया का एक जुज़ या कुल पुर्जा बन गया था और अब मुझे एक अजूबा या हैरत अंगेज़ आदमी बनना था। एक ख्याल आया जिसमें मुझे याद दिला दिया कि एक खुदा है और ये खुदा इतनी आसानी से मेरे दिल से नहीं निकलेगा। ख्याल ये आया कि खुदा ने मुझे बंद मंदिर से जिंदा निकाला। मैं पुलिस की गोली का निशाना बन सकता था। मैं जेल खाने से निकल आया जहां मुझे सजाए मौत मिलनी थी। मैं मगरमच्छ के मुंह से भी निकल आया और अब खुदा ने मुझे इस गिरते हुए पहाड़ के अंदर से जिंदा निकाल दिया। मुझे याद आया कि बुजुर्ग कहा करते हैं कि कोई आदमी मौत के मुंह से निकल आए तो यह खुदा का इशारा होता है कि उस आदमी को कोई नेकी करने के लिए जिंदा रखा गया है। मैं अब अपने आप से ये तवक्को नहीं रखता था कि मैं कभी कोई नेक काम करूंगा। बुजुर्गों का दूसरा मकूला याद आ गया कि खुदा गुनाहगार को बड़ी ढील देता है। मैं अब उन गुनाहगारों में शामिल हो चुका था जिन्हें खुदा ढील देता है, लेकिन अब मैं पछतावे से आज़ाद हो गया था। मैंने अहमद अली से कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो मुतमईन था जैसे मंजिल पर पहुंच गया हो। बयान आगे और उसके पीछे नगोमी जा रही थी। उनके पीछे मैं और अहमद अली थे। हर तरफ पहाड़ियां और दरख्त थे। हमारे नीचे पत्थर और ऊंचा नीचा रास्ता था। बयान और नगूमी यूं चल रहे थे जैसे जमीन से ऊपर ऊपर चल रही हों। पत्थरों पर उनके पांव फिसलते नहीं थे, ना वो ठोकर खाते थे। हम खजाने वाले पहाड़ से दूर ही दूर हटते गए। अचानक 20-25 आदमी दाएं बाएं की पहाड़ियों से निकले और दौड़ते आए। वो सब बयान के आगे सजदे में गिर पड़े। बयान ने अपना दायां बाजू आगे किया और कुछ कहा। सब उठ खड़े हुए और उधर को दौड़ पड़े जिधर हम जा रहे थे। ये सब जंगली थे, लेकिन उनके जिस्मों के रंग स्याह या सांवले नहीं थे। वो जैसे तांबे के बने हुए थे। उनके जिस्म नंगे थे। एक एक रंगदार कपड़े से उन्होंने सतर ढांपे हुए थे। उनके जिस्मों के रंग गंदुमी और गुलाबी के आमेजिश थे। बड़े पुरकशिश जिस्म थे। वो सब जवान थे। उनके पास बर्छियां और तीर कमान थे। मैंने खजाने वाले पहाड़ की तरफ जाते उन्हीं के सर देखे थे। ये अपने लोगों को इत्तला देंगे कि बयान आ रहा है, अहमद अली ने कहा।